हेलो बच्चों, तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इतने दिन से आखिर क्यों नहीं वीडियो वगैरह डाल रहे थे या आ रहे थे। तो मैं आपको एक बार बता दूं, क्योंकि अभी जो टाइम था थोड़ा सा शादी का टाइम था, है ना। मेरे दोस्त का शादी था तो मैं थोड़ा सा उसी में लग गया था, और कुछ मेरे रिलेशंस वाले हैं उनका भी थोड़ा सा मैरिज वगैरह हो रहा था, तो मैं कहीं ना कहीं उसी में इन्वॉल्व हो गया था। तो जिसके वजह से आप सबके पास ये वीडियो नहीं पहुंच पा रहा था। अब से हम क्या करेंगे कि कंटिन्यू रहेंगे। हो सकता है कि मैं अगले दिन से आपको लाइव भी आऊं, है ना। तो आप प्लीज नोटिफिकेशन पे ध्यान देते रहिएगा। मैं जब भी आऊंगा लाइव तो मैं पहले आपको बता दूंगा, मैसेज के माध्यम से मैं उस पर नोटिफिकेशन वगैरह डाल दूंगा, तो आप देख लेना, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज हम नए टॉपिक बिना देर किए हुए। आइए हम बात करते हैं oogenesis। मैंने लास्ट टाइम में शायद स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बात किया था, लास्ट किया था मैंने यहीं पे, और मैंने oogenesis नहीं बताया था। तो चलिए हम oogenesis की बात कर लेते हैं। आइए, तो आप देखिए oogenesis यानी कि oogenesis किस में होता है, फीमेल के केस में होता है, आप ध्यान रख सकते हैं। अब आइए देखिए, जिस तरह से मेल में गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा था स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता था। गैमेट, चलिए अच्छा, इसी को गैमेटोजेनेसिस भी कहते हैं। अच्छा चलिए, गैमेटोजेनेसिस में दोनों हो जाता है, oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस। अभी हम बात कर रहे हैं फीमेल का, इसीलिए हम क्या कहेंगे, oogenesis कहेंगे। चलिए तो हम बात करते हैं oogenesis में दरअसल होता क्या है, देख लेते हैं हम जरा सा। आइए, जैसे मैंने आपको बताया था oogenesis में, मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बताया था, शॉर्ट वीडियो में भी मैंने आपको बता दिया था कि किस तरह से जो ओवरी है, ओवरी में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी, उसके बाद टर्शियरी, जिसको हम लोग मैच्योर फॉलिकल्स यानी कि ग्राफियन फॉलिकल्स के नाम से जानते थे, और वो जो मैच्योर वाला होता था बाद में 14वें दिन ओवुलेशंस का पीरियड आता था। 14वें दिन क्या था, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन वो ओवा वगैरह बाहर आ जाता था ओवरी से, इसी को हम लोग ओवुलेशंस कहते थे। उसमें उसके बाद उसमें एंट्रम बच जाते थे, एंट्रम हो गए, या आप ग्राफियन फॉलिकल्स के जगह पे एक और कॉर्पस लुटियम नाम का जो अलग से पार्ट था वो बच जा रहा था, कॉर्पस लुटियम। वही जो कॉर्पस लुटियम था वो क्या कर रहा था, हमें प्रोजेस्टेरोन वगैरह देने का, प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन देने का काम कर रहा था। तो चलिए आज हम उसी थोड़ा सा प्रोसेस की बात करते हैं, oogenesis। आइए, oogenesis में क्या हो रहा था, oogonia बन रहा था, oogonia। उसके बाद oogonia से किसका फॉर्मेशन हो रहा था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का हो रहा था, ध्यान रख सकते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रहे थे, आप ध्यान रख सकते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है। चलिए, आपको अच्छे से दिख रहा है बच्चे, दिख रहे होंगे। चलिए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद हम क्या बात करने वाले हैं, ओवम। चलिए हम ओवम की बात करेंगे, ओवम। तो आप ध्यान रख सकते हैं, oogonia, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हो गया, ओवम हो गया, ये सारी चीजें हैं। इसका नाम आप ध्यान रख सकते हैं 2n, इसका आप ध्यान रख सकते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं 2n। और इसमें जो एप्लाइडी लेवल होती है वो n और n होती है, तो आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए, इसमें माइटोसिस करता है, क्या करता है, माइटोसिस करता है। चलिए जरा सा इससे मैं लिखता हूं, माइटोसिस यानी कि इसको हम कहते हैं समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन के नाम से जानते हैं, तो आप ध्यान रख सकते हैं। समसूत्री विभाजन किसको कहते हैं, मैंने शॉर्ट वीडियो में बता रखा है। अब यहाँ पे मियोसिस होता है, मियोसिस, या इसी को आप क्या कह लीजिए, मियोटिक कह लीजिए, मियोटिक डिवीजन, इसी को हम लोग कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, विभाजन। तो आप ध्यान रख सकते हैं। आइए हम थोड़ा सा फिगर के माध्यम से इस चीजों को आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे oogonia है ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे oogonia मैंने ऐसे बनाया। अब देखिए यहाँ से क्या कुछ ऐसा बन जाएगा, आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे। अच्छा, फीमेल के केस में मैंने आपको बताया नहीं कि मेल में जो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया है, यानी कि स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, सेकेंडरी बनते हैं, उसके बाद स्पर्मेटिड्स बनते हैं, उसके बाद
स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, उसके बाद वही स्पर्म वगैरह का निर्माण हो जाता है। तो ये सारे जो क्रिया है मेल के केस में प्यूबर्टी एक एज आने के बाद उसमें चालू होता है, प्यूबर्टी एज में 12 से 13 साल, जिसको हम लोग ऑन एन एवरेज प्यूबर्टी एज कहते हैं। उस समय के बाद मेल में टेस्टिस में इस चीजों का फॉर्मेशन होने लगता है। बट फीमेल के केस में कुछ अलग ही है क्राइटेरिया। फीमेल के केस में क्या होता है कि ये सारा प्रोसेस ना यानी कि बर्थ से पहले ही, यानी कि जब वो जन्म नहीं ली होती है तब से, उससे पहले ही क्या हो जाता है, ये चीज चालू हो जाता है। तो आप इस चीजों को थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे, हम आखिर इसके गैमेट को डिवीजन करके दिखाते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आप शायद देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इसमें भी डिवीजन हो जाएंगी, इसमें भी डिवीजन हो जाएंगी। यहाँ आप देखते चलो, अब यहाँ से क्या होगा, ये सारे के सारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे दो चीज होगा, एक इधर की ओर डिवीजन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा सा बन जाएगा प्राइमरी, और ये देखिए यहाँ पे फिर से डिवीजन होगा, ठीक है। तो ये छोटा सा और यहाँ पे ये ओवम बन जाएंगी। तो आप देख सकते हैं ये ऊपर में एटम यानी कि बर्थ से पहले है ना, बिफोर बर्थ यानी कि बर्थ से पहले का ये कहानी है, समझ रहे बात। तो यहाँ देखिए और क्या बन गया, यहाँ पे प्राइमरी पोलर बॉडी, ठीक ही बोल रहे थे, प्राइमरी पोलर बॉडी यानी कि फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी आप बोल सकते हैं इसको, है ना, ऐसे लिख लीजिए आप, ज्यादा अच्छा रहेगा। फर्स्ट पोलर बॉडी, इसको फर्स्ट पोलर बॉडी के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड पोलर बॉडी कहते हैं, सेकेंड पोलर बॉडी कहते हैं, सेकेंड पोलर बॉडी के नाम से जानते हैं। तो ये सारे चीज आप ध्यान रख सकते हो, फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी, तो आपको जो अच्छा लगे उस हिसाब से आप ध्यान रख लीजिए। अच्छा, ये चीज ये ना ओवम का निर्माण नहीं करता है, ये ओवम ये बनाते हैं, ओवम है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एग कहते हैं ना। मेल में जो एग का फॉर्मेशन होता है अंडज का, वो इसी के द्वारा होता है ना, ओवरी के द्वारा, तो इसी को ओवम कहते हैं। इसको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये देखिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से ही इस चीज का निर्माण हो रहा है, तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए, तो हम इसकी बात कर ली। अच्छा, मेल के केस में भी एक बार मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, जैसे वैसे मैंने आपको वैसे बताया ही था, फिर से बता देता हूं। देखो, स्पर्मेटोगोनिया आप देख सकते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया के बाद क्या बन जाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। प्राइमरी के बाद क्या बनेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। उसके बाद सेकेंडरी के बाद क्या बन जाते हैं, आप देख सकते हैं, आप स्पर्मेटोगोनिया हो गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो गया, सेकेंडरी हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पर्मेटिड्स बनते हैं, स्पर्मेटिड्स बनते हैं। उसके बाद क्या बन जाते हैं, आप ध्यान रख सकते हैं, स्पर्म बन जाते हैं। आप देखिए स्पर्मेटोजोआ बन जाते हैं। ये कैसे होते हैं, 2n होते हैं। ये भी क्या होते हैं, 2n होते हैं। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ये कैसे होते हैं भाई, सेकेंडरी से n हो जाती है, हैप्लॉइडी लेवल n हो जाते हैं। तो यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि मान लो कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 25 है और मेल के केस में दे देगा क्या कि ओवम अगर इतना है, तो आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि लास्टली अपन को क्या बनाना है, स्पर्मेटोजोआ बनाना है। तो आप काउंट करना, अगर मान लीजिए 25 देगा, ठीक है, तो आप क्या कर लेना, 25, यहाँ पे ये n है तो ये भी n ही होगा, ऐसे नहीं देगा। मान लीजिए ये दे देगा आपको 25 दे देगा, तो आपको पता है 25 से ये क्या करेगा कि म्यूटिक डिवीजन करेगा, तो 25 का ये क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो ऐसे करके आप ध्यान रख सकते हैं, कभी कभी इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। चलिए तो हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। चलिए तो हम अब क्या बात कर रहे थे, इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर रहे थे, तो आगे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पे बात करते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आइए आपको हम अच्छे से पढ़ाते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। चलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल पे हम बात कर लेते हैं। देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल आप देख सकते हैं, यहां देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मासिक चक्र के नाम से भी जानते हैं।
है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल। चलिए आइए हम बात करते हैं इसी पे, ये किस में होता है, फीमेल में, फीमेल है ना, एट अ टाइम ऑफ प्यूबर्टी, किस टाइम में, एट अ टाइम ऑफ प्यूबर्टी। अच्छा, इसके लिए एज अगर डिसाइडेड की बात करें तो 10 से 12 साल आप बोल सकते हैं, 10 से 12 ईयर्स में 10 से 12 या 12 से 13 कह लो, ज्यादा अच्छा है। 12 से 15 के बीच में आप रख लो, 12 से 15 ईयर्स आप कह सकते हैं, ये इस समय हो ही जाता है ना, ये स्टेज है, तो ये नॉर्मल स्टेज है, आप ध्यान रख सकते हैं 12 से 15 ईयर्स। चलिए अब हम बात करते हैं एट अ टाइम ऑफ प्यूबर्टी। अच्छा, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में अलग अलग स्टेज आते हैं। स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज मेनार्च। क्या कहा जाता है, मेनार्च, मेनार्च के नाम से जाना जाता है। स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, आप ध्यान रख सकते हैं, स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज मेनोपॉज। ये लगभग 45 से 50 की उम्र में होता है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है यह लगभग कितने दिन की होती है, 28 से 29 डेज माना जाता है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए, फीमेल में ये चलने वाली एक प्रकार का चक्र है, मासिक चक्र है कह सकते हैं आप, है ना, हर मंथ बाय मंथ ये फीमेल में चलता है, तो आपको ध्यान रखना है। ये लगभग माना जाता है कि 28 से 29 दिन का एक चक्र है। इसमें मैं आपको अलग अलग फेज बताऊंगा कि किस दिन क्या होता है, मैं एक एक चीज बताऊंगा, तो आपको मैं सारा चीज क्लियर करने वाला हूं। आप बस वीडियो को कंटिन्यू करते रहे और अच्छे से देखें, आपको एक एक बात वैसे ही क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, मैंने क्या बोला, एट अ टाइम ऑफ प्यूबर्टी, किसी फीमेल में जब, कहने का मतलब किशोरावस्था आ जाता है, तो उसमें अपने आप ये वाली रिप्रोडक्टिव चीज है, ये आपको पता है कि रिप्रोडक्शन के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में चलता है, प्रजनन के लिए ही चलता है, तो अपने आप वो चीज क्या होने लगेगा, चालू हो जाएगा फीमेल में 12 से 15 ईयर के बाद। स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन मेनार्च, स्टार्टिंग को हम लोग क्या कहते हैं, कब स्टार्ट हो जाएगा, लगभग वैसे डिपेंड करता है उस पे, समझने बात नहीं, क्योंकि अभी के समय में आपको पता है कि फीमेल में ये चीज पहले ही आ जाते हैं, चाहे अगर मेल की भी बात करें तो थोड़े से पहले आ जाते हैं। रीजन है क्योंकि अभी थोड़ा सा सोशल मीडिया वाला दुनिया हो गया, तो उसके कारण भी मैच्योरिटी फीमेल में या मेल में थोड़ी सी जल्दी आ जाती है, तो कहीं ना कहीं ये भी इसके लिए जिम्मेदार है। चलिए, तो हम बात करते हैं, और से नॉर्मल एज की हम बात करें तो 12 से 15 मान के ही चलते हैं, 12 से 15 ईयर, तो ये नॉर्मल एज है, तो आप ध्यान रख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल 45 से 50 के एज में ये खत्म भी हो जाता है। देखिए, फीमेल में जिस तरह से ओवरी का प्रोडक्शन का जन्म से पहले से ही हो रहा था, लेकिन मेल में क्या है कि एक प्यूबर्टी एज आने के बाद उसमें गैमेट का फॉर्मेशन, लेकिन उसमें गैमेट का फॉर्मेशन देखिए जन्म से पहले, इसीलिए उसमें समाप्त भी पहले हो गया, खत्म हो गया। लेकिन मेल में क्या था कि देखिए, स्टार्टिंग जन्म के बाद हुआ था प्यूबर्टी एज में, लेकिन खत्म भी देखिए पूरे होल लाइफ रह रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है मेल में। तो यही मेन अंतर होता है मेल और फीमेल में। चलिए, गैमेट के फॉर्मेशन में अब हम बात करने वाले हैं, ये सारी बात कर लिए, तो हम आपको अभी बताने वाले मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंतर्गत जो 28 से 29 दिन होते हैं ना, उसमें जो अलग अलग दिन आते हैं उसको हम किस किस फेज में ग्रुप बाय ग्रुप हम बांट सकते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, तो जरा सा हम इसको पूरा को मिटाएंगे, तभी आपको हम सही से समझा पाए। अच्छा, एक चीज और, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है मुख्य रूप से, वो मैं आपको बता दूं, अलग अलग प्रकार का हार्मोन होते हैं, आप ध्यान रख सकते हो मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। देखिए, इसमें अलग अलग हम बात करेंगे, LH भी हार्मोन काम करता है भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। भाई देखो, आप LH हार्मोन आप देख सकते हैं, LH हार्मोन्स, FSH हो गया, FSH भी होता है। उसके बाद आप ध्यान रख सकते हैं प्रोजेस्टेरॉन का। देखिए, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी इसमें मुख्य रूप से काम करता है भाई, प्रोजेस्टेरॉन आपको पता है कि जिस समय फॉलिकल्स जो कार्पस लुटियम जो होता है, जब ओव्यूलेशन हो जाता है तो कार्पस लुटियम के द्वारा जो है हार्मोन्स रिलीज किया जाता है, वो कौन सा हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है। चलिए, तो ये सारे हार्मोन सब काम करते हैं, तो हम इसकी भी बात करेंगे। पिट्यूटरी हार्मोन भी है, कुछ पिट्यूटरी हार्मोन भी है, पिट्यूटरी हार्मोन में LH FSH तो आ ही गया। पिट्यूटरी
पिट्यूटरी हार्मोन्स, कुछ ओवरियन हार्मोन्स भी होते हैं, ओवरियन हार्मोन्स भी काम करते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओवरियन हार्मोन है ना, अंडाशय वाले जो हार्मोन होते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि होती है ना, वो वाला जो ब्रेन के पास पाया जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं उस तीनों फेज की बात करते हैं। आइए तो हम इसको जरा सा मिटाते हैं, आइए हम बात करते हैं उस पर। अब देखिए हम बात करने वाले हैं दरअसल उस चीजों की जिस चीजों का आपका इंतजार है। चलिए एक एक चीज हम समझाते चलेंगे आपको। आइए देखिए यहाँ पे जरा इसको मिटा नहीं अच्छे से। चलिए अब देखिए यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल, चलिए कोई नहीं, आइए स्टार्ट करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल की हम बात कर रहे थे, है ना। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में 3 पार्ट होते हैं। आइए हम तीनों पार्ट की बात करते हैं। चलिए आइए देखिए, सबसे जो पहला फेज है, सबसे पहला फेज था वो कौन सा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो फेज है, आप सबसे बीच वाले फेज की बात कर लो, है ना। इसको ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं, ये ध्यान रख सकते हैं आप। उसके बाद प्री हो गया, यहाँ पे पहले, ओव्यूलेशन से पहले। अच्छा ये जो डे है, ये डे नंबर 14वां, ध्यान रख सकते हैं आप, डे नंबर 14वां, है ना। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रख सकते हैं, डे 14। उसके बाद प्री ओव्यूलेटरी है, प्री ओव्यूलेटरी फेज है। अच्छा प्री ओव्यूलेटरी फेज के बाद आप ध्यान रख सकते हैं किसको, देखिए प्री ओव्यूलेटरी कहाँ से इसमें भी 2 फेज आ जाते हैं, आप ध्यान रख सकते हैं। 2 फेज, कौन से 2 फेज आते हैं, आप थोड़ा से ध्यान रख सकते हैं, है ना। इसमें आ जाते हैं प्री में ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुअल फेज, और इसमें प्रोलिफरेटिव फेज आ जाते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज आ गया, प्रोलिफरेटिव फेज है, मेंस्ट्रुअल फेज और प्रोलिफरेटिव फेज। अब हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, इसी को हम लोग ब्लीडिंग फेज कहते हैं। ब्लीडिंग फेज ये कितने दिन के फेज होते हैं, ज्यादा दिन नहीं, ये लगभग 1 से 5 डेज। आपको पता है फीमेल में जो पहला 1 से 5 दिन होता है, उस समय क्या होता है, एंडोमेट्रियम टूटने के कारण ब्लीडिंग आती है ना। तो इसी फेज को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लीडिंग फेज कहते हैं। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, ये किसके कारण होता है, आप एक एक बात को लिख लो, है ना। ब्रेकडाउन ऑफ इंडोमेट्रियम लेयर, इंडोमेट्रियम। अच्छा मैंने आपको बता रखा है ये चीज सब, इंडोमेट्रियम लेयर याद आ रहा है आपको, थोड़ा याद कीजिए। मैंने आपको क्या बताया था इंडोमेट्रियम लेयर में, कि जो यूट्रस का जो गर्भाशय वाला जो अंदर वाला रीजन था, उसको हम इंडोमेट्रियम कहते थे, हाँ, जिसमें इम्प्लांट हो रहा था। मैंने बताया भी था कहीं ना कहीं चीजें, है ना। चलिए खैर कोई नहीं, मैंने जब गर्भाशय का चित्र बनाया था तब समझाया था, तो उसको इंडोमेट्रियम लेयर कहते हैं। अच्छा एक चीज और, उस समय क्या होता है, लैक ऑफ फर्टिलाइजेशन का चांसेस कम रहते हैं, लैक ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अच्छा एक लाइन और आप ध्यान रख सकते हैं तो अच्छी बातें हैं। चलिए मैं इसके लिए यहाँ पे लाइन लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा जगह कम है, आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना इस चीजों को। चलिए अब आप लिख सकते हैं क्या, कि कॉर्पस लुटियम, ब्रेकडाउन ऑफ कॉर्पस लुटियम, है ना।
ब्रेक डाउन कॉर्पस लुटियम। अच्छा, कॉर्पस लुटियम ना एकदम छोटा हो जाता है, वो भी कहने का मतलब कि फैगोसाइटोसिस हो जाता है, उसको भी तोड़ ताड़ के कहने का मतलब एकदम खत्म करके बाहर की ओर रिलीज कर दिया जाता है। इसलिए सारा फेज क्या होता है, ब्लीडिंग फेज होता है। 1 से 5 दिन का होता है, आप अच्छे से लिख लो, 1 से 5 डेज। अच्छा, इस समय रिलीजिंग ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ये कॉर्पस लुटियम क्या करता है, रिलीजिंग ऑफ प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है। रिलीजिंग ऑफ प्रोजेस्टेरॉन आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं ये सारी बातें। चलिए अब हम बात करते हैं प्रोलिफेरेटिव फेज। ये कितने दिन का होता है, 1 से 5 दिन ये हो गया, तो बाकी 5 to 13 डेज को प्रोलिफेरेटिव डेज कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ इंडोमेट्रियम लेयर, मेंटेनेंस ऑफ इंडोमेट्रियम लेयर, मेंटेनेंस ऑफ इंडोमेट्रियम लेयर, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद आप ध्यान रख सकते हैं इस समय क्या होता है, प्रोलिफेरेटिव फेज में 15 से 13वां दिन सबसे ज्यादा खास तौर पे आप ध्यान रख सकते हैं कि इंडोमेट्रियम रिपेयर होता है और थिकनेस ऑफ लेयर, थिकनेस ऑफ वॉल क्या होता है, मोटा होते चला जाता है, ध्यान रख सकते हैं आप। अच्छा, ये जो फेज होता है 5 से 10 दिन, समझा तो नहीं, ये इसी फेज को हम प्रोलिफेरेटिव फेज कहते हैं। अब आइए ओवुलेटरी फेज, ये इस समय क्या होता है, इस समय जो है अपना LH क्या होता है, LH इज पिक लेवल पे होता है, LH हाई लेवल पे होता है, आप ध्यान रख सकते हैं इस समय। और इस समय क्या होता है, ये ओवा है ना, ओवा के थ्रू क्या करता है, ये छोटा सा ये क्या है अपना, सॉरी ओवरी से क्या होता है, ओवा अपने आप क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। आप ध्यान रख सकते हैं क्या होता है, इसके थ्रू ये ओवा यहाँ से क्या होगा, ये कॉर्पस लुटियम है, और यहाँ से ये क्या हो गया, ओवा बाहर आ गया। अच्छा, इसी स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, इसी स्टेज को हम लोग कहते हैं ओव्यूलेशन कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 14वां दिन क्या होता है, ओवा का प्रोडक्शन होता है, LH पिक पे होता है, इसलिए ऐसा होता है। अब हम बात करते हैं लुटियल फेज, यानी कि ये आप ध्यान रख सकते हैं, इधर थोड़ा सा लिख लेता हूं मैं। चलिए अब हम बात करते हैं प्री ओव्यूलेशन के बाद पोस्ट ओव्यूलेशन। आप मेन बात याद रखें, पोस्ट ओव्यूलेशन के समय क्या होता है, 14वां दिन अब आपको 15 से लेके 28 दिन, अगर मान लीजिए कि मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का 28 डेज का बांट रहा हूं, तो 1 से 5 दिन आप देख सकते हैं। वैसे एक कहने का मतलब एनसीईआरटी लिखती है 3 से 5 डेज, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है 1 से 5 डेज के अंतर्गत ये सारी चीज आ जाएंगी। चलिए, इस समय ब्लीडिंग सबसे ज्यादा होता है 3 से 5, धीरे धीरे कमते चला जाता है। अब आइए हम पोस्ट ओवुलेटरी फेज में हम बात करेंगे, 15 से 28 डेज का होता है, ये 15 से 28 डेज का होता है। इस समय आप ध्यान रख सकते हैं क्या कि जो एस्ट्रोजन है, खासतौर पे एस्ट्रोजन वो हाई लेवल पे रहता है, इंक्रीजमेंट लेवल पे रहता है। और आप देन ये भी रख सकते हैं 15 से 28 दिन, है ना, चांसेस ऑफ इम्प्लांटेशन सबसे ज्यादा, फर्टिलाइजेशन यानी कि चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन मोर रहता है भाई, सबसे ज्यादा रहता है, अधिक से अधिक रहता है, ये बात ध्यान रखते हैं। चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ज्यादा रहता है। अच्छा, इस समय क्या है आपको ध्यान रखना है कि इंडोमेट्रियम लेयर इज highly thickened implantation occurs in endometrium layer, endometrium wall,
एंडोमेट्रियम वॉल में हो जाता है, तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे ही 15 से 28 दिन पूरा, उसके बाद फिर से वही कहानी स्टार्ट, फिर से 1 से 5 दिन आएगा तो फिर से ब्लीडिंग फेज स्टार्ट। इसी तरह से एक चक्र चलते रहता है फीमेल में, एक चक्र चलते रहता है। तो आपको मोटा मोटी सारी बातें समझ में आ गई होगी शायद कि आखिर फीमेल में ये जो 28 दिन का चक्र है, कौन से दिन क्या होते हैं। चलिए मैं आपको क्या करने वाला हूं, एक ग्राफ के माध्यम से समझाना चाहता हूं। चलिए तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया है जो एग्जैक्ट सिमिलर टू एनसीईआरटी की तरह है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने एक एक हार्मोन को बताया है। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे मैंने जो ये हार्मोन बनाया, ये ऊपर में ये LH का है, इसको हम लुटनाइजिंग हार्मोन्स कहते हैं, हार्मोन। आइए यहाँ पे ये FSH है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। यहाँ पे देखिए 14वां दिन एग्जैक्ट LHS पिक पे रहता है। मैंने आपको ये चीज उसी समय समझाया है जो 14वां दिन ओवुलेटरी फेज बोला था, तो वहां पे मैंने आपको कहीं ना कहीं समझाया है। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ इस हार्मोन को। देखिए हर एक दिन, यहाँ से 1 दिन से लेके 14 और ये 28 दिन का ग्राफ है, देख सकते हैं आप LHS का क्या होता है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं इसको, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग। अच्छा, इस हार्मोन के बारे में मैंने आपको ये भी बोला था, याद कीजिए आप, कि FSH जो हार्मोन है ये खास तौर पे मेल में भी पाया जाता है, फीमेल में। मेल के केस में सर्टोली सेल में पाया जाता है, मैंने बताया था। फीमेल में ओवरी वगैरह में फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने के लिए। अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा आप, अगर देखिएगा ओवेरियन एक्टिविटी को अगर आप देखने की कोशिश कीजिएगा तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे शुरुआत में जब फीमेल क्या चाइल्ड से पहले की बात करें तो ये देखिए प्राइमरी। अच्छा चलिए आइए हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं। तो डे 1 से अगर हम बात करें तो ये क्या है, प्राइमरी फॉलिकल्स है, उसके बाद ये सेकेंडरी बनेगा, उसके बाद देख सकते हैं टर्शियरी है, उसके बाद देखिए ये टर्शियरी वाला ये क्या है, ये ग्राफियन फॉलिकल्स बना लेता है, मैच्योर है, ये मैच्योर हो गया, मैच्योर फॉलिकल्स है, आप देख सकते हैं मैच्योर फॉलिकल्स बन गए। उसके बाद अगर आप बात कीजिएगा तो मैच्योर के बाद यहाँ देखिए ये क्या हो गया, मैच्योर जैसे ही हुआ तो ये फट गया, यहाँ से ओवा निकल गया, तो इसी को हम ओव्यूलेशंस कहेंगे। और यहाँ पे आप देखिए कॉर्पस लुटियम है, ये सब दिख रहा है ना, कॉर्पस लुटियम। लेकिन जैसे जैसे डे 28 तक ये जाएगा, धीरे धीरे आप देख सकते हैं, धीरे धीरे ये क्या होते चला जाएगा, धीरे धीरे एकदम खत्म हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और लास्टली ये खत्म हो जाएगा। और ये मेंस्ट्रुएशन के द्वारा 28वां दिन क्या हो जाएगा, यानी 1 से 5 दिन के अंदर में ये क्या हो जाएगा, ये डे 1 यहाँ 28 के बाद 1 2 से 5 होगा ना, तो ब्लीडिंग फेज आएगा, तो उसके थ्रू ये क्या हो जाएगा, बाहर की ओर वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो ये सारा कंडीशन होता है। अब अगर आप बात कीजिएगा यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन और हिस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, हम इसकी बात कर रहे हैं। चलिए तो सबसे ऊपर वाला जो ग्राफ आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए आप, ये देखिए सिंपल सी बात समझिए, जिसका 2 गो पीक लेवल है, एक पीक ये है और पीक ये है, तो इसको हम एस्ट्रोजन कहते हैं, एस्ट्रोजन कहते हैं, आप ध्यान रख सकते हैं, ये एस्ट्रोजन है। और नीचे वाला जो हार्मोन देख रहे हैं जिसका एक ही पीक है ना, उसको प्रोजेस्टेरोन कहते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। आपको मैंने ये भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के बारे में बताया था, मैंने आपको बताया था मेमरी ग्लैंड के केस में भी एस्ट्रोजन हार्मोन काम करते हैं और प्रोजेस्टेरोन जो है कॉर्पस लुटियम में। तो आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे जो कॉर्पस लुटियम है ना, ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करने का काम करता है। यहाँ देखिए यूटेराइन कैविटी, अगर हम यूटेराइन वाल को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 1 से 5वां दिन, यानी कि टोटल आपको पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का होता है, मैंने आपको वहां समझाइए दिया है। तो 1 से जो 5 दिन होता है, वैसे एनसीईआरटी 3 से 5 डे कहती है, तो आप ध्यान रख सकते हैं 1 से 5 दिन फीमेल के केस में क्या होगी, फीमेल के वजाइना के थ्रू, यानी कि इंडोमेट्रियम जो लेयर है वो ब्रेक होता है ना, तो उसमें ब्लीडिंग होने लगता है। तो 1 से 5 दिन क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। उसके बाद फिर से इंडोमेट्रियम वाल क्या होना है, धीरे धीरे रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए अब देखिए 14वां दिन तक एकदम बढ़िया से रिपेयर हो गया। अब ये 14वां दिन क्या होना है, ओव्यूलेशन होना है। उसके बाद भी इंडोमेट्रियम लेयर धीरे धीरे रिपेयर होते रहता है। क्यों, अगर मान लीजिए ये 28वां दिन तक ये पूरा रिपेयर हो जाएगा, एकदम फुल्ली थिकनेस हो जाएगा, अगर 14वां दिन तक, समझ रहे बात हो ना, क्योंकि फर्टिलाइजेशन 14 के बाद ही होगा, 15 16 17 दिन के अंदर में। अगर उस दिन अगर ये कहने का मतलब कि फर्टिलाइज हो जाता है, निषेचन की क्रिया कर लेता है, तो ये जाके यहाँ पे क्या होने, ये इतना मोटा लेयर क्यों हो रहा है, क्योंकि इसको पता है कि हमें क्या है कि आगे का प्रोसेस करना है, रिप्रोडक्शन करना है, तो इम्प्लांट यानी कि प्रत्यारोपण करना है, किसको,
एग को, समझ रहे, एग को और स्पर्म दोनों जब फर्टिलाइज हो जाएंगे तो वहां पे जाके प्रत्यारोपण होना है, तो ये सारा स्टेज करना है, इसीलिए एंडोमेट्रियम लेयर क्या होंगे, मोटा होते रहते हैं। लेकिन लास्ट में अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर से वही क्रिया फिर से दोहराती है, फिर से एंडोमेट्रियम लेयर फिर से टूटेगी, ब्रेक होगा, समझे बात तो कि नहीं, और फिर से ब्लीडिंग फेज आएगा, 28वां दिन के बाद 1 से 5 दिन फिर से ब्लीडिंग होगा, फिर से वो पूरा प्रक्रिया होगा। और जब तक, कहने का मतलब किसी फीमेल का यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है अगर किसी मेल पार्टनर के साथ, है ना, फिजिकली रिलेशंस में नहीं आता, तब तक ये उसके साथ ये क्रिया हमेशा चलते रहेगा, समझ रहे बात तो कि नहीं। चलिए, तो ये सारा क्रिया मैंने आपको बता दिया है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो आपको शायद एकदम बढ़िया से ये सारा क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन पे। चलिए, तो अब आप आगे की ओर हम चलते हैं, चलिए हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन का। आप चलिए एक एक चीज मैं आपको क्लियर करते चला जाता हूँ। चलिए आप थोड़ा सा देख सकते हैं इसको, आइए हम बात करते हैं, इसको मिटाते हैं, जरा सा इसको मैं पानी इसमें डाल लेता हूँ, इसको थोड़ा सा मिटा लूं। चलिए आइए देखिए एक पेपर, पूरा भीग गया, इसे थोड़ा सा अच्छे से मिटाना होगा ना, वरना इस पे तो लिख ही नहीं पाएंगे। तो चलिए जरा सा हम एक पेज फाड़ लेते हैं और चलिए अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन पे। फर्टिलाइजेशन ये क्या है ना, जब, सिंपल सी बात समझिए, जब, सॉरी, इफ मेल गैमेट्स यानी कि स्पर्म एंड फीमेल गैमेट्स स्पर्म एंड ओवा, मेल गैमेट स्पर्म हो गया, फीमेल गैमेट क्या होगा, ओवा, आर फ्यूज टू each other या साइनोगैमी कहते हैं, है ना, then it is called फर्टिलाइजेशन। अच्छा, मैंने आपको यह भी बताया था कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब में होता है, और कहां पे होता है मैंने आपको बताया था। अगर साइट की बात आप करोगे, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो आपको वैसे पहले से पता है फर्टिलाइजेशन यानी कि कहां पे होता है। तो आपको मैंने बताया था ना, फीमेल के केस में मैंने आपको यह भी समझाया था कि भाई ये क्या है, मान लीजिए, सॉरी, ये मैंने आपको गर्भाशय बनाया था, और मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ थोड़ा सा, वैसे मैंने आपको समझा ही रखा है अच्छे से, मैं बार बार नहीं बनाना चाहता, आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बना दे रहा हूँ। वैसे आप, अगर आपको अच्छे से देखना है तो आप जाके वहां वीडियो देखें, मैंने इस पे शॉर्ट भी बना दिया है और लॉन्ग भी बनाया है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ था कि कहाँ पे होता है, यहाँ पे ये वाला रीजन जो देख रहे हैं, यहाँ पे इधर से स्पर्म आएंगे, इधर से स्पर्म आएगा, समझा तो ना, स्पर्म, और ये दोनों आपस में इस जंक्शन को कहते हैं एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन कहते हैं। तो ये आप ध्यान रख सकते इसी जगह पे। तो फर्टिलाइजेशन साइट अगर कोई पूछेगा तो कहिएगा एम्पुलरी स्थमिक। अगर आपको और डिटेल में समझना है तो आप मेरा पीछे वाला वीडियो देखें, तो उसमें और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन कहते हैं, तो ये आप ध्यान रख सकते, एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन कहते हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन आखिर किस तरह से होता है। चलिए आइए देखिए, मैंने आपको बता दिया। आइए हम बात करते हैं, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ ओवा की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसके बाद हम फर्टिलाइजेशन भी करवाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ ओवा, चलिए
देखिए इसमें किस किस लेयरिंग रहता है उस सब की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे इसके लिए अलग अलग लेयर बना रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ, पेन किधर गया, थोड़ा सा पेन की ज़रूरत थी, मुझे लगा कि मैं अलग अलग पेन से बना दूँ तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी, और आपको मुझे समझाना थोड़ा सा आसान पड़ेगा। चलिए आप देखिए यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे शायद, ये थोड़ा सा मिट रहा है। चलिए यहाँ पे अब एक स्ट्रक्चर और बनाना है यहाँ पे मुझे, ये थोड़ा सा मोटा हो सकता है, थोड़ा सा उतना गोला तो नहीं हो पाएगा बट मैं कोशिश कर रहा हूँ। चलिए चलिए यहाँ पे आप जो देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे डॉट 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 बनाया है। चलिए तो आप इसको ध्यान से देखें। तो चलिए सबसे अंदर में जो ये है इसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं भाई, न्यूक्लियस। इसी में डीएनए आरएनए पाए जाते हैं, डीएनए आरएनए पाए जाते हैं, सब कुछ पाया जाता है, जेनेटिक्स मटेरियल पाए जाते हैं। ये अंदर वाला ये जो लेयर आप देख रहे हैं, इस लेयर को हम लोग जोना पेलुसिडा कहते हैं, सीडा के नाम से जानते हैं। ये जो मोटा लेयर डॉट 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 वाला आप देख रहे हैं, ये पेरीवेटलाइन स्पेस होता है, पेरीवेटलाइन स्पेस होता है, पेरीवेटलाइन स्पेस होते हैं। तो आप देख सकते हैं। अब ये अंदर में डॉट डॉट जेनेटिक्स मटेरियल मैंने कहा ना, ये सारा। अच्छा यहाँ पे ये बाहर वाला जो आप ऐसे स्ट्रक्चर देखते हैं, यहाँ पे और भी बहुत सारे रहते हैं, ऐसे करके ऐसे बहुत सारे लेयरिंग रहते हैं, ऐसे ऐसे लेयर रहते हैं, आप देख सकते हैं इसको। और आप जटिल लेयर आप बना सकते हैं। आप एनसीईआरटी में फिगर में आप देख सकते हैं, कहोगे तो मैं आपको दिखा भी दूंगा, इस तरह का स्ट्रक्चर है ना। चलिए तो मैं आप इसको कहेंगे कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडियाटा, रेडियाटा, कोरोना रेडियाटा होता है। तो ये सारे स्ट्रक्चर है, ये आप याद रख सकते हैं। यानी एनसीईआरटी में ओवा का स्ट्रक्चर दिया भी है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, है ना। मैंने आपको बता दिया ये सारा स्ट्रक्चर है। चलिए अब हम बात करते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के केस में क्या होगा, इधर से ये स्पर्म आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको कहेंगे स्पर्म। अच्छा स्पर्म के जो ये ऊपर वाला पार्ट है ना, इसको हम एक्रोसोम कहते हैं। मैंने पार्ट की तो बात करिए ली है। चलिए अब ये क्या होगा कि जैसे ये स्पर्म यहाँ पे एंट्री करेगा ना, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट अंदर आएगा, और यहाँ देखिए किस तरह से यहाँ पे आया, स्पर्म है, ये स्पर्म का हेड पार्ट आएगा, ठीक है ना। और जैसे ही यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे एक ZP3 नाम का, जोना पेलुसिडा जो होता है, ZP3 नाम का रिसेप्टर होता है। ZP3 नाम का क्या होता है, रिसेप्टर होता है। और ये रिसेप्टर ना अचानक जैसे ही स्पर्म इसमें एंट्री करेगा ओवा में, समझा तो नहीं, इसको पेनिट्रेट करते हुए, तो जैसे ही करेगा ये ऊपर वाला जोना पेलुसिडा जो लेयर है खटाक से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बाकी को उसके बाद एंट्री नहीं करने देता है। अच्छा बच्चे के दिमाग में ये भी कंफ्यूजन होता है, मैं एक बार क्लियर कर दूं। देखो स्पर्म तो यहाँ पे वेजाइना में बहुत सारा इजिकुलेट होता है, कहने का मतलब स्पर्म बहुत सारे आते हैं, क्योंकि आपको पता है मैंने कहा था 3 मिलियन के करीब में, यानी कि 2 से 5 ml के करीब में जब स्पर्म वेजाइना में इजाकुलेट किया जाता है, तो उस वक्त उसमें लगभग स्पर्म की काउंट जो होती है ना, लगभग 200 से 300 मिलियन के अप्रॉक्स में होता है। आप सोचो 200 से 300 मिलियन स्पर्म
ये यहां तक ट्रेवल होते हुए आता है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, इस वॉल्स में टकराकर मर जाते हैं। कुछ जो आप आते हैं 10 से 15-20, अगर यहाँ पे पहुंच भी जाते हैं तो जो पहले इसको टच करता है, यहाँ तक आते आते 2, 3, 4 रह जाते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद अगर एक यहाँ पे क्या होता है, जो सबसे पहले टच करता है ना इसको, तो उसके लिए दरवाजे खुल जाते हैं, बाकी के लिए अपने आप वो दरवाजा बंद हो जाता है। यानी कि ये वाला दरवाजा मैंने दिखाया ना आपको, जिसने पहले टच किया खुला, समझा तो ना। कभी कभार ऐसा हो जाता है, कई कंडीशन आता है जिसके कंडीशन में एक साथ 2-2 कर जाता है, तो उस कंडीशन में ट्विंक्स वगैरह का जनरेशन हो जाता है। तो मैंने उस पर भी सेपरेट शॉर्ट वीडियो बना रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो आप पेरीवेटलाइन स्पेस के बारे में मैंने बता दिया। चलिए तो हम जरा सा फर्टिलाइजेशन को और एक्सप्लेन करते हैं कि फर्टिलाइजेशन में अलग अलग स्टेज आते हैं, तो किस तरह के क्लीवेज होते हैं, तो उस पर हम जरा सा बात कर लेते हैं। तो चलिए आइए देखिए, आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना ही चाहिए, क्योंकि ये बोर्ड में कितना बार आ चुका है, इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजें तो आप ध्यान रखेंगे तो मेरे विचार से ज्यादा बढ़िया रहेगा। और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो पूछिए ही मत कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बच्चे को शायद इस चीजों को याद रखना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर डायग्राम वगैरह आ ही जाते हैं। तो ये आप अच्छे से याद रखेंगे तो आपको इन द फ्यूचर काम ही आएगा और अच्छा ही रहेगा। और अभी आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, बाद में अगर मान लो कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करते हो, तो वहां भी आपके लिए ये कहीं ना कहीं अच्छा साबित होगा, अगर आपको पता है तो चीजें। चलिए आइए देखिए, अब देखिए यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था कि यहाँ पे आया, ठीक है, ये है। अब इसमें अब स्पर्म आ गया, मान लीजिए सपोज दैट इसमें क्या आ गया, स्पर्म वगैरह, ठीक है। अब ये स्पर्म आ गया, तो अब जैसे ही यहाँ पे पहले एक सेल था, स्पर्म यहाँ पे एंट्री किया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, डबल सेलेड हो गया पहले एक। अब ये डबल सेलेड स्टेज को ना हम लोग क्या कह लेते हैं भाई, जाइगोट कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक क्या है, ओवा है, ओवा, ये एन है। अब देखिए ये क्या है, स्पर्म है, स्पर्म। अच्छा ये याद रखिए, स्पर्म का टेल अंदर में एंट्री नहीं करता, टेल बाहर ही रिमूव कर दिए जाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, बट आप ये ध्यान रख सकते हैं। तो ये भी एन हो गया। अब दोनों मिलके क्या हो गया भाई, जाइगोट क्या हो गया, 2n हो गया। अब अगला देखिए, अब क्या करेगा, इसमें क्लीवेज करेगा, क्लीवेज। अच्छा इसमें अब शुरू में म्योटिक डिवीजन करता है, म्योटिक डिवीजन करता है, बाद में माइटोटिक डिवीजन। देखिए अब ये 2 सेल से 3 सेल हो जाएंगे, आप देख सकते हैं ऐसे करके ऐसे। उसके बाद फिर से यहाँ पे आप डिवीजन स्टार्ट, सॉरी 2 से 2 ही रह जाएगा, धोखा हो गया मुझे ऐसा करने में, ठीक है। इस तरह से अब सेपरेट हो जाएगा। अब आप देखते चलिए, अब म्योटिक डिवीजन के बाद ना, अब 2 के बाद यहाँ पे क्लीवेज होगा, क्लीवेज। और कौन सा क्लीवेज हो जानते हैं, मियोसिस होना स्टार्ट हो जाता है, मियोसिस है ना, अर्धसूत्री विभाजन जिसको बोलते हैं ना। अब 2 से ये 4 बना लेगा, समझ रहे बात हो कि इस तरह से डिवीजन करना स्टार्ट कर देगा, 2 से 4, 2 से 4 इस तरह से करेगा। अब 4 के बाद फिर से ये क्या करेगा, नीचे आ जाइए, आप उधर जाएंगे तो दिखेगा नहीं कहीं आप लोग को, यहाँ आइए, फिर से इसमें देखिएगा 4 के बाद क्या बनाएगा, 8 बनाएगा। इस तरह से देख सकते हैं आप, 2, 2, 4, 2 देख रहे हैं आप, इस तरह से डिवीजन करते चला जाता है, इस तरह से 3, 2, 5, 5, 3, 8। देखिए इस तरह से क्या करेगा, डिवीजन करेगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर कहते हैं, आप ध्यान रख सकते हैं। सॉरी 1, 2 टाइम कितना हो गया, चलिए थोड़ा सा टाइम तो हो गया है, आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं। देखिए इतना अंधेरा हो गया, इतना रात हो गया, मैं आप लोग के लिए बना रहा हूँ वीडियो। 3, 3, 6, 7, 8 इसको कहते हैं, लगभग 9 बज रहे हैं 3, 3, 6, 7, 8 ये हो गया आपके, आप ध्यान दे सकते हैं 8 हो गया। तो इसको हम मोरूला स्टेज कहते हैं, मोरूला स्टेज कहते हैं, मोरूला स्टेज कहते हैं, आप ध्यान रख सकते हैं, मोरूला स्टेज है। मलबरी लाइक स्ट्रक्चर है, मलबरी लाइक स्ट्रक्चर है, ये आप ध्यान से देख रहे हैं किस तरह से एकदम एक पास में। अच्छा जैसे ही 8 सेल होता है, 8 के बाद क्या हो जाएगा, 16 सेल हो जाएगा, आप देख सकते हैं 16 किस तरह से हो जाएगा, इस तरह से 3, 3, 6 देखिए आप, अनगिनत हो जाएगा ये देख रहे हैं, सेल का डिवीजन देख सकते हैं आप, 3, 3, 6, 3, 9, 9, 3, 12, 12, 3, 15 मैंने गिन के नहीं भी वैसे ही बना दिया रैंडम। 16 सेलेड है, सेलेड स्टेज है। मोरूला हो गया, ब्लास्टुला स्टेज है। ब्लास्टुला के बाद क्या बन जाता है, ब्लास्टोसिस्ट। अब देखिए जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आ गया ना, तो ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूछिए ही मत इसमें। अच्छा इसमें फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड भी आ जाता है, तो पूछा भी जाता है कि बताइए कि जो वुर्न होते हैं उसमें कौन से फ्लूइड होते हैं, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड रहते हैं, फ्लूइड एमनियोटिक फ्लूइड भी पाया जाता है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं,
ये कौन सा है, ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है। अब इसको क्या, ये बड़ा हो गया है, ये मास में ये एम्ब्रियो का रूप धर लिया, एम्ब्रियो। अब इसको न्यूट्रिशन चाहिए, क्या चाहिए, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन चाहिए भाई, न्यूट्रिशन चाहिए। तो अब ये क्या करेगा, इम्प्लांट करेगा, प्रत्यारोपित करने का काम करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इम्प्लांट कहाँ होगा, गर्भाशय में, इसी वाले रीजन में मैंने आपको बनाया भी था। अब इसको जो है ना, इसको यहाँ पे ये जो गर्भाशय वाला रीजन मैंने आपको बताया था, यहाँ पे स्टेज में यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेज, यहाँ पे मैंने गर्भाशय वाले रीजन बताया था। तो अब फेलोपियन ट्यूब से घूम घाम के ये यहाँ पे, अब सारा कहानी यहाँ पे हो रहा था, इस जगह पे स्पर्म जैगोट जो भी हो रहा था। अब ये बड़ा हो गया है, अब ये बड़ा हो चुका है, अलग अलग स्टेज आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको अच्छे से इसका फिगर भी बनाकर दिखाया गया है कि शुरू में ऐसे रहता है, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा सेलेड स्टेज होता है, उसके बाद और भी बहुत सेलेड स्टेज, जब 32 सेलेड स्टेज जैसे ही आ जाता है, बहुत सारा सेलेड स्टेज आ जाता है इसमें, तो ये यहाँ पे आके इस इंडोमेट्रियम वाले लेयर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाके धस जाएगा और यहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा। यहीं पे बहुत सारे आके इम्प्लांट हो जाते हैं 32 सेलेज, इसी को हम लोग कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टो मैंने रफ डायग्राम बनाया, वैसे आप एनसीईआरटी में देखेंगे, इसमें मोरुला, ब्लास्टुला, समझा, ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट, तो ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है। देखिए किस तरह से एम्ब्रियो बड़ा होकर इसमें क्या हो गया है, आके फिट हो गया। बाकी का आगे यहाँ पे अब क्या होगा, धीरे धीरे एम्ब्रियो कहने का मतलब ये ब्लास्टोसिस्ट बड़ा होते चला गया, एम्ब्रियो का रूप धरेगा। अगले अलग अलग मंथों में अलग अलग रूप धर लेते हैं। मैं आपको इम्प्लांटेशन के बाद की प्रक्रिया भी बताऊंगा कि कैमादीन क्या होता है। मैं उससे पहले आपको बता दूंगा कि आखिर किस तरह से इम्प्लांटेशन और एम्ब्रियो डेवलपमेंट होते हैं, तो उस पर भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए एम्ब्रियो डेवलपमेंट और इम्प्लांटेशन की अगर बात कीजिएगा तो अलग अलग दिन क्या होते हैं, अलग। चलिए तो हम एक एक करके बात कर लेते हैं कि आखिर एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे होता है, समझ रहे बात तो कि नहीं। चलिए तो अभी हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में। यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि प्रेगनेंसी यानी कि हम किस स्टेज को प्रेगनेंसी कहेंगे, यानी कि मैं आपको बता दूं जरा सा समझाने के लिए, मैं फिर से ये स्ट्रक्चर बनाऊंगा। मैं कई बार स्ट्रक्चर बना चुका हूं लेकिन मैं फिर से बनाऊंगा ताकि एकदम आपको क्लियर कट हो जाए, प्रॉब्लम ना। मैं एक एक स्टेज को आपको समझाते चल रहा हूं तो आपको वैसे भी दिक्कत नहीं आने देंगे हम, यकीनन है। चलिए यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे मैंने बताया था ना कि स्पर्म फर्टिलाइज होगा, उसके बाद अगला स्टेप मोरुला, गैस्ट्रुला, ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। यहाँ पे जब आके ये इम्प्लांट जैसे ही यहाँ पे आ जाता है ना, यहाँ पे आने के बाद जैसे ही इम्प्लांट हो जाता है, यहाँ पे ये वुंड, समझे बात तो कि नहीं, वुंड जैसे ही इम्प्लांट हो जाता है तो इसी को हम लोग कहते हैं, है ना, इसी पीरियड को हम लोग कहते हैं प्रेगनेंसी। इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट क्या कह सकते हैं एक लाइन में, प्रेगनेंसी के लिए आप यूज कर सकते हैं प्रेगनेंसी। चलिए तो बहुत सारे लोगों को प्रेगनेंसी का गलत मायना पता होता है। सही मायने में प्रेगनेंसी का मतलब होता है, सोचते हैं क्या कि जब 9 मंथ हो गया, 8 मंथ हो गया, जब दिखने लगा तो उसको प्रेगनेंसी कहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रेगनेंसी वो स्टेज है जब ब्लास्टोसिस्ट जो है ना, कहाँ पे, गर्भाशय के उस अंदर वाले इंडोमेट्रियम वाले लेयर में जैसे ही जुड़ जाता है, उसके बाद आपको पता है कि मार्केट में बहुत सारे टेस्टिंग के लिए सैंपल आते हैं, है ना, प्रेगा न्यूज करके आते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट किट आते हैं। तो आप अगर उसका यूज भी करेंगे तो उससे भी पता चल जाता है कि कौन फीमेल प्रेग्नेंट है नहीं है ना। उसमें यूरिन का टेस्ट किया जाता है तो उससे पता चल जाता है। प्रेगा न्यूज करके मार्केट में अवेलेबल है, वो किट अच्छा बता देता है कहीं ना कहीं। चलिए तो हम बात करते हैं प्रेगनेंसी, है ना, इम्प्लांटेड ऑफ, है ना, ब्लास्टोसिस्ट आर connected between endometrium layer के साथ कनेक्ट हो जाता है ना। इंडोमेट्रियम कनेक्टेड, देखिए कनेक्टेड विद इंडोमेट्रियम लेयर इज कॉल्ड प्रेगनेंसी। इसी को हम इस, है ना, दिस स्टेज, ऐसे लिखिए, दिस स्टेज इज कॉल्ड दिस स्टेज इज कॉल्ड, क्या कह सकते हैं, प्रेगनेंसी कह सकते हैं। देखिए सिंपल सी शब्दों में मैंने लिखा है, ज्यादा फालतू बात नहीं लिखा, इज कॉल्ड प्रेगनेंसी। अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा है एक, जब प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होता है कि एक प्रकार का स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए
कोरियोनिक विलाई कहते हैं, कोरियोनिक विलाई कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने देखा होगा कि जैसे ये गर्भाशय है, ठीक है, और आपको अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक इस तरह का स्ट्रक्चर जो है ना, इस तरह का बेबी का डेवलपमेंट जैसे ही होता है ना, इस तरह यहाँ पे आप देखेंगे तो भ्रूण जो है ना ऐसे करके यहाँ पे इस तरह से जुड़ा रहता है। तो ये जो जुड़ाव होता है ना, इसी को ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। देखिए मैंने लिखा भी आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, बहुत अच्छे शब्दों में मैंने लिखा है। देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर ऑन, है ना, ट्रोफोब्लास्ट, यानी कि आउटर मोस्ट जो लेयर होता है ना उसको ट्रोफोब्लास्ट इज कॉल्ड अ कोरियोनिक विलाई। उसी को हम कोरियोनिक किस में, यूटेराइन टिश्यू में, व्हिच आर सराउंडेड बाय द यूटेराइन टिश्यू। ये यूटेराइन टिश्यू को क्या करता है, चारों तरफ से इसको सराउंडेड कर देता है। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, कोरियोनिक विलाई के नाम से जाता है। एकदम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इसी को हम कोरियोनिक विलाई कहते हैं। तो आप ध्यान रख सकते हैं कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक है ना, कोरियोनिक विलाई कहते हैं। तो आप देख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे एक चीज और लिखा, प्लासेंटा। यहाँ से जो मदर के साथ बच्चे जुड़े रहते हैं, यहाँ पे मैंने कहा कि मदर के साथ ये जुड़े रहते हैं बच्चे। तो यहाँ पे ये वाला जो देख रहा है ना, ये वाला आप एनसीईआरटी में फिगर बड़ा सुंदर, चलिए मैं बना ही देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चलिए यहाँ पे मैं बना ही देता हूँ अच्छे से। यहाँ पे देखिए अब भ्रूण ना धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा जैसे होगा तो ये जिससे जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पे इस तरह से ऐसे लेयरिंग होता है। तो ये जो है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लासेंटा कहते हैं, प्लासेंटा। इसी से जुड़ा रहता है बच्चा, है ना। तो बेबी इससे जुड़ा हुआ है और इसी के द्वारा क्या करेगा, न्यूट्रिशन लेगा, भोजन लेगा, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, सभी के सभी चीज इसी के द्वारा लेने और छोड़ने का काम करता है, आपको पता है। देखिए द कोरियोनिक विलाई यूटेराइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेड, है ना। कोरियोनिक विलाई और जो है यूटेराइन टिश्यू आपस में इंटरडिजिटेड रहते हैं, ऐसे करके लॉकिंग रहते हैं, लॉकिंग सिस्टम रहता है। आप देख सकते हैं इस तरह से लॉकिंग रहते हैं। तो इतना जल्दी आप सोच रहे होंगे कि सर अगर मान लीजिए यहाँ पे इंटरडिजिटेड रहते हैं, अगर फीमेल किसी कंडीशन में अगर उसमें अगर मान लीजिए किसी तरह से जर्किन आया है ना यूटेराइन वाल में, तो वो तो बेबी का एबॉर्ट हो जाएगा। नहीं, इतना भी कमजोर नहीं होता है कि थोड़ा मोड़ा जर्किंग के कारण वो ब्रेक हो जाए, ऐसा कोई बात नहीं है। वो आपको भी पता है कि कोई भी फीमेल जब भी प्रेग्नेंट होती है, ऐसा नहीं है कि काम धाम छोड़ देती है। कुछ ना कुछ जो गांव की महिलाएं होती है, आप देखते हैं वो मेहनती ज्यादा होती है, तो वो लोग वर्क उस समय भी कर ही रही होती है, ऐसा नहीं है कि छोड़ देती है। समझ बात हो कि नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज डॉक्टर के द्वारा सलाह दिया जाता है कि आप गाड़ी वगैरह से इससे थोड़ा सा ट्रेवल कम करें, क्योंकि उसमें थोड़े से ज्यादा जर्किन है, उसके कारण आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सब चीजों पर पर्सनली हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए आगे देखिए आप, देखिए बिकम इंटरडिजिटेड एंड ईच अदर्स एंड jointly form the structure and functional unit, है ना, between the developing embryo। देखिए एम्ब्रियो को डेवलपमेंट में कितना सहायता करता है, फोएटस एंड यहाँ पे मैटरनल बॉडी का मतलब होता है यहाँ पे मातृ की बॉडी, माता की जो शरीर होता है ना उसी के, है ना। तो माता का जो शरीर होता है ना, उसको मैटरनल बॉडी कहते हैं। इसको प्लासेंटा, माता के बॉडी से जुड़ा था। यूट्रस किसकी बॉडी है, माता की ही बॉडी है ना उस बच्चे के लिए, तो वो क्या हो गया, चलिए मैटरनल बॉडी बोल रहा है। चलिए अब यहाँ पे प्रेगनेंसी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। चलिए हम आपको बताएंगे कि प्लासेंटा आखिर उस समय कौन कौन से हार्मोन पे काम कर रहे होते। तो चलिए आप रहने दीजिए, चलिए तो हम बात करते हैं प्लासेंटा में कौन कौन से हार्मोन पर्सनली काम कर रहे होते। तो चलिए हम अलग अलग हार्मोन की भी बात करिए लेते हैं। चलिए अच्छा, आपको पता है धीरे धीरे एम्ब्रियो अब डेवलप हो रहा है, तो मैंने दोनों स्टेज एक ही साथ बता दिया। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि प्लासेंटा के थ्रू कौन कौन से एम्ब्रियो कौन कौन से हार्मोन्स का डेवलपमेंट होता है। तो चलिए हम जरा सा बात कर लेते हैं प्लासेंटा के थ्रू। आइए देखिए प्लासेंटल हार्मोन के बारे में हम बात करते हैं कि आखिर कौन कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं प्लासेंटा। देखिए सबसे पहले तो आपको याद रखना पड़ेगा इसमें जो हार्मोन सब काम करते हैं पर्सनली, HPL, इसको कहते हैं हुइमेन प्लासेंटल लैक्टोजन। चलिए HPL पहला नंबर पे, दूसरा पे HCl हुइमेन, HCG सॉरी हुइमेन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन हो गया। चलिए ये हो गया। तीसरा नंबर पे आप देख सकते हैं प्रोजेस्ट्रॉन। उसके बाद आप याद रख सकते हैं चौथा नंबर वाला एस्ट्रोजन। अच्छा, एक और हार्मोन होता है जो रिलैक्सेंस होता है,
रिलैक्सेंस। अच्छा ये ना ओवरियन हार्मोन है, ओवरियन हार्मोन। अच्छा एक चीज और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, फीमेल के केस में जिस टाइम में जो प्रेगनेंसी रहती है ना, उस टाइम में फीमेल में कहने का मतलब जो वेजाइना होता है ना, वहां पे एक म्यूकस का प्लेग लग जाता है, जिसके कारण ना स्पर्म फैलोपियन ट्यूब तक जा ही नहीं पाता है ना। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको यहाँ पे फिगर बनाया है, तो मैं आपको एक बार थोड़े से और अच्छे से मैं समझा दूं ताकि आपको और क्लियरिटी आ जाए, है ना। देखिए यहाँ पे ऐसे फीमेल का ये, अरे थोड़ा सा ऊपर मैं बना लेता हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। आपके एनसीईआरटी में भी वैसे बना हुआ है। खैर मैं थोड़े से और अच्छे से बता दूं आपको, एनसीईआरटी का बात आपको उतने अच्छे से नहीं पता चलेगा क्योंकि एनसीईआरटी बोलता बहुत कम है पर कहता बहुत कुछ है। चलिए ये देखिए, ये यहाँ पे, ये आप देख लीजिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैं गोनोडोट्रोपिन लिख लेता हूँ, थोड़ा सा फैलोपियन ट्यूब बनाना था। इसको अब मिटाएंगे नहीं क्योंकि इसका यूज तो बार बार हम कर ही रहे हैं, बेकार में मिटा देते हैं इसको, है ना। अब हम मिटाएंगे नहीं इसको क्योंकि मैंने अभी तक कई बार बना ही लिया, तो अब क्या ही मिटाना इसको, इसका हर बार यूज करना ही पड़ता है हमें। चलिए अब देखिए फैलोपियन ट्यूब यहाँ पे ओवरी रहता है। अच्छा सुनिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था, शुरू में भी बताया था, यहाँ पे इस टाइप का इस टाइप का इस टाइप का ये होता है, यहाँ पे इस टाइप से इस टाइप से इस टाइप से होता है, ठीक है। यहाँ से आपको भी पता है, यहाँ से ये ऐसे जुड़ा रहता है, ये ऐसे ये ऐसे जुड़ा रहता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे ये इस टाइप से रहते हैं, आइए ऐसे करके यहाँ आप देखिए, यहाँ पे जो वेजाइना होता है ना, यहाँ पे एक प्रकार का म्यूकस का प्लेग लग जाता है। यहाँ पे क्या लग जाता है, प्लेग, है ना, यहाँ पे, है ना, म्यूकस प्लग जिसको कहते हैं, म्यूकस प्लग। अब अगर मान लीजिए इस वक्त अगर का फीमेल में इम्प्लांटेशन हो चुका है, समझ रहा है, बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है, समझे, तो इस वक्त अगर कोई मेल वगैरह इसके साथ कॉपुलेशंस करता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, स्पर्म अंदर में एंट्री कर ही नहीं सकता है। तो ये भी कंडीशन होता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं चीजों को। देखिए मैंने थोड़ा सा चीजों को इसलिए बता दिया क्योंकि एनसीईआरटी में म्यूकस प्लग करके एक शब्द दिया गया है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये आखिर क्या है, तो मैंने थोड़ा सा डिटेल में चीजों को मैंने गहराई में जाकर आपको बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे होता है कि उस वक्त कोई ये असर नहीं पड़ता है स्पर्म का। चलिए आइए, रिलैक्सेंस मैंने आपको बता दिया, ओवरियन हार्मोन, एचपीएल, एचसीजी, ये सारे हार्मोन्स है, काम करते हैं। अच्छा चलो मैंने प्लासेंटा, अच्छा कुछ और है, थायरोक्सिन है, कॉर्टिसोल्स है, तो ये सारे के सारे प्रेगनेंसी हार्मोन है, तो आप याद रख सकते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि बताइए प्रेगनेंसी हार्मोन कौन कौन है। प्रेगनेंसी हार्मोन्स, प्रेगनेंसी हार्मोन्स की अगर आप हार्मोन्स की अगर आप बात करेंगे तो इसमें आप ध्यान रख सकते हैं, कॉर्टिसोल है, थायरोक्सिन है, उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, फिर आप ध्यान रख सकते हैं एस्ट्रोजन का भी, एस्ट्रोजन है, तो ये सारे के सारे हैं। अब ये सारे के सारे प्रेगनेंसी हार्मोन है, आपको पता है ये प्रेगनेंसी में बड़ी सहायता करते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, सारे के सारे। चलिए तो अब हम आपको बताने वाले, देखिए अभी तक मैंने प्रेगनेंसी के बारे में बता दिया, एम्ब्रियो डेवलपमेंट बता दिया, अब हम आपको करवाएंगे पार्चुरेशन। तो चलिए हम पार्चुरेशन, आखिर बच्चे पैदा कैसे होते हैं, है ना, आखिर कौन कौन से हार्मोन काम करते हैं, तो उस पर जरा सा हम बात कर लेते हैं। चलिए, और लैक्टेशन के बारे में भी बात करेंगे, तो दोनों के दोनों हम लोग करने वाले हैं। चलिए तो हम बात करने वाले हैं पार्चुरेशन पे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे पार्चुरेशन और लैक्टेशन के बारे में मैंने बात किया। अच्छा यहाँ पे देखिए पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दूं। पार्चुरेशन यानी कि बेबी का डिलीवरी होना, है ना, बेबी। अब बेबी पूर्णपेन, कहने का मतलब एम्ब्रियो जो है पूर्णपेन तैयार हो चुका है, फेटस बन चुका है, अब इसका डिलीवरी होगा। आर reflects out through uterus। देखिए बेबी आर रिफ्लेक्स आउट थ्रू, है ना, यूट्रस, रिफ्लेक्स आउट थ्रू यूट्रस इज कॉल्ड पार्चुरेशन इज कॉल्ड अ पार्चुरेशन। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है। अच्छा अगर हम पार्चुरेशन की बात कर ही रहे हैं तो एक चीज और ध्यान रख सकते हैं, पार्चुरेशन जो है ना,
अलग अलग जीवों में जो यानी कि वो अवधि है, समझ रहे बात। अच्छा, इसी पार्चुरेशन की अगर हम बात करिए रहे तो अलग अलग जीवों में जो पार्चुरेशन का पीरियड है ना, अच्छा मान लीजिए कि इम्प्लांटेशन से लेके और जब तक बच्चे जन्म नहीं ले लेते उस पीरियड को हम लोग एक और नाम देते हैं गैस्टेशन पीरियड। गैस्टेशन पीरियड कहते हैं। अच्छा, अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है गैस्टेशन पीरियड। अच्छा, पार्चुरेशन के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, पार्चुरेशन पहले ये लिख देता हूं उसके बाद समझा दूंगा। पार्चुरेशन हार्मोन्स पहले इस पे हम बात करिए लेते, इसको खत्म करें जरा सा। वो होता है ऑक्सीटॉक्सिन, ये बर्थ हार्मोन कहा जाता है इसको। बर्थ हार्मोन के नाम से जाना जाता है, आप ध्यान दे सकते हैं, बर्थ हार्मोन यानी कि बेबी बर्थ हार्मोन है ये। अच्छा, गैस्ट्रेशन पीरियड क्या होता है, अलग अलग जीवों का अलग अलग होता है। जैसे कि मैंने बात करना है ह्यूमन बीइंग की, क्योंकि इसी के बाद चल रहा है ह्यूमन बीइंग की, यानी कि वो अवधि जिस समय किसी भी फीमेल में फर्टिलाइजेशन से यानी कि इम्प्लांट हो गया, उससे उसके बाद से उसके गर्भ में पल रहे बच्चे कब तक जन्म नहीं ले लेते हैं तब तक, उस समय अवधि को हम लोग क्या कहते हैं, गैस्टेशन पीरियड कहते हैं, है ना। गैस्टेशन पीरियड का मतलब आपको समझ में आ गया। जैसे मेल के केस में कितना होता है, मेल ह्यूमन फीमेल की अगर आप बात करिए तो ये कितने मंथ रखती है, बच्चे को अपने गर्भ में 9 मंथ रखती है, तो उसी को हम कहते हैं गैस्टेशन पीरियड। तो ये 9 मंथ का होता है ह्यूमन बीइंग में, 9 मंथ। चलिए, और भी जीवों में अच्छा जितने छोटे जीव है उसके थोड़े से कम होते चले जाते हैं, बड़े जीव में ज्यादा दिन का होता है। अगर आप डॉग की बात करोगे तो डॉग का ज्यादा नहीं होता है, लगभग 2 से 3 मंथ हो गया, बहुत हो गया, है ना, 2 से 3 मंथ आप ध्यान रख सकते हैं इसका। अच्छा, आपको अगर पता होगा तो बफेलो का भी चलिए बात कर लेते हैं। बफेलो का अगर बात कीजिएगा तो लगभग आपको पता है ये 10 मंथ होता है, इसका 10 महीना होता है। लेकिन अच्छा, एक चीज और सुनने वाली बातें हैं, जानने वाली बातें, एलिफेंट जो होता है इसका सबसे ज्यादा होता है। एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट का अगर बात कीजिएगा तो लगभग इसका 22 मंथ का होता है, 22 मंथ का होता है, देख सकते हैं। अच्छा, कैट की भी बात करेंगे ना तो कहीं ना 2-3 महीना के अप्रॉक्स में होता है, तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, मैंने आपको बता दिया सबका गैस्टेशन पीरियड, तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं कि गैस्टेशन पार्चुरेशन में कौन सा हार्मोन काम करता है, ऑक्सीटॉक्सिन। यही क्या करता है, यूट्राइन वाल जो होता है ना, फीमेल का जो गर्भाशय होता है ना, उसमें बहुत कहने का मतलब कॉन्ट्रैक्शन करता है, वो भयानक कॉन्ट्रैक्शन करता है, इसी को कहते हैं माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, है ना। उस समय फीमेल के जो जिस समय माने बच्चे को जन्म दे रही थी उस समय फीमेल के गर्भाशय में पूछिए मत, इतना भयानक पेन होता है ना, उसको यूट्राइन कहते हैं। यूट्राइन बहुत भयानक पेन होता है, जिसके कारण वो बच्चे क्या होते हैं, नीचे की ओर पुश आउट होते हैं और अपने आप ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन स्त्रावन होता है, जिसके कारण पुश करते हैं, उसके बाद वेजाइना के थ्रू यानी कि बर्थ कैनाल के थ्रू क्या हो जाता है, वो बाहर आ जाते हैं बच्चे। उसके बाद चलिए, उसके बाद का क्रिया, अच्छा इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पार्चुरेशन कहते हैं। अब फीमेल में क्या करना है भाई, बच्चे आप जन्म ले लिए तो अब बच्चे है तो उसको तो कहने का मतलब कि बाहर से कुछ खाना तो नहीं दे सकते हो आप वो तो मिल्क ही पिएगा, तो मिल्क किसका देना चाहिए, तो उस मदर का। तो मिल्क का जो प्रोडक्शन होगा फीमेल में, जो हम लोग मेमोरी ग्लैंड के बारे में पढ़े थे, याद है कहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन होता है। अब फीमेल में क्या होगा, उसके बाद बच्चे जन्म लेने के बाद फीमेल में मिल्क का प्रोडक्शन अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि इसके लिए ईस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है, ईस्ट्रोजन अपने आप स्रावित होने लगेगा, समझ रहा बात हो ना, और उसमें फीमेल में क्या होने लगा, मिल्क का एजेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, मिल्क में अगर फीमेल के केस में अगर हम बात करें लैक्टेशन, अच्छा इसी पीरियड को ना यानी कि मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है इसी को हम लोग लैक्टेशन पीरियड कहते हैं। चलिए जरा सा हम आपको यहाँ पे समझाते हैं कहानी कुछ कैसा होता है। वैसे आपको मैंने सारा चीज बता ही दिया था मेमोरी ग्लैंड के बारे में, स्ट्रक्चर वगैरह ये सारी चीजें। तो चलिए जरा सा हम लैक्टेशन की बात कर लेते हैं। आइए, 2 तरह के इसमें चीजें आती है, एक लाइन में अगर आप समझिए तो लैक्टेशन की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है यानी कि मिल्क, चलिए इसमें 2 चीज आएगा, एक मिल्क का सिंथेसिस होगा, मिल्क सिंथेसिस, अच्छा मिल्क सिंथेसिस, और यहां पे मिल्क इजेक्शन यानी कि मिल्क का निकलना। तो आइए देखिए हम बात करते हैं मिल्क का सिंथेसिस, क्योंकि ये सारे के सारे जो किसके बाद होंगे, पार्चुरेशन के बाद, बच्चे जब बर्थ हो जाएंगे, है ना, आफ्टर बर्थ के बाद ये आएगा, आफ्टर बर्थ के बाद बेबी
बच्चे का जब जन्म हो जाएगा तब एक बात है ही। अब देखिए मिल्क का सिंथेसिस की बात करें तो इसके लिए कौन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? दूध को कौन बनाएगा फीमेल में? पिट्यूटरी ग्लैंड, सॉरी पिट्यूटरी कह रहे हैं, यानी कि मेमरी ग्लैंड में। तो कौन बनाएगा? तो ये आपको याद रखना है। इसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है बताइए आप? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन होते हैं, हार्मोन। ये सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए? सिंथेसिस के लिए, यानी कि बनाने के लिए। सिंथेसिस का मतलब मिल्क का फॉर्मेशन करने के लिए, मिल्क फॉर्मेशन के लिए, मिल्क फॉर्मेशन। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना मिल्क फॉर्मेशन कहाँ होता है, याद कीजिए आप, एल्वियोलाई वाले रीजन में, है ना। चलिए, जिसको ट्यूबवेल्स कहते थे वहां पे होता है, तो आप ध्यान रख सकते हैं। एल्वियोलाई वाला रीजन बताया था ना मेमरी ग्लैंड में, वहीं पे बनता है। अच्छा, मिल्क के इंजेक्शन के लिए कौन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ऑक्सीटॉक्सिन। टॉक्सिन्स नाम के हार्मोन होते हैं, हार्मोन्स। फिर आपके दिमाग में आएगा सर ये तो बर्थ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल था। हाँ, तो इसका काम क्या था? ये जो बर्थ के केस में क्या करता था, अपना जो फीमेल का जो गर्भाशय होता है, मायोमेट्रियम वाले लेयर पे इसका ऑक्सीटॉक्सिन का रिसेप्टर पाया जाता था। और ये क्या करता था कि फीमेल के मायोमेट्रियम वाले लेयर को जोर से संकुचित करता था, जिसके कारण बच्चे ना अपने आप वेजाइना, यानी कि बर्थ कैनाल के थ्रू, वेजाइना और सर्विकल कैनाल को बर्थ कैनाल करते हैं, तो उसके द्वारा, बर्थ कैनाल के द्वारा क्या होता है, अपने आप नीचे की ओर पुश आउट हो जाता था, क्योंकि ये रिसेप्टर पाया जाता था। मेमरी ग्लैंड में भी कुछ ऐसा ही होता है कि वो रिसेप्टर पाया जाता है, और उसके कारण क्या करता है, फीमेल में ऑक्सीटॉक्सिन का स्त्रावन ज्यादा होता है, जिसके कारण अपने आप फीमेल में क्या होता है, मिल्क का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, और बच्चे में वो मिल्क का इंजेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी क्राइटेरिया है। मैंने आपको सारी चीज बहुत बेहतरीन ढंग से समझा दिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर बड़े ही ढंग से समझ में आ गए होंगे। अगले दिन हम आपको अब क्या करेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर आपका एकदम बढ़िया से खत्म मैंने कर दिया। चलिए, ओके, धन्यवाद बच्चे।